हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है। तो फ्रिक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर दो सरफेस या फिर दो हम लोग बॉडी को अलग अलग वस्तु के एक दूसरे पे रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में हम लोग रब कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है। यानी सिंपल सा आप लोगों को समझ लेना है कि अगर दो अलग अलग सब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रब करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उनके बीच में एक अपोजिट डायरेक्शंस में बल लगता है, फोर्स लगता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, ये एक सरफेस है, मान लो एक ग्राउंड सरफेस है या फिर कुछ भी कह लो, ग्राउंड पे कह लो, कोई अलग सरफेस है, इस पर एक अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोर्स लगा के आगे की तरफ पुल करना चाह रहे हैं, ये सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको एक फोर्स की मदद से हम लोग चाह रहे हैं इसको आगे की तरफ पुश करना या फिर आगे की तरफ खींच रहे हैं। तो इसके यहाँ पे जो देखो, ये ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉक है और एक कॉन्टेक्ट सरफेस के दोनों का जो जहाँ पे कॉन्टेक्ट है, इनके बीच एक इधर साइड में लग रहा होगा फोर्स, है ना, जो कि इसको आगे जाने से रोक रहा होगा। और ये जो अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है ना, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है। सिंपल सा आप लोग को याद रखना है कि फ्रिक्शंस तो ऑलरेडी हर जगह पे लगते हैं, बट अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को अगर रब कर रहे होते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे ऐसे धक्का दे के ले जा रहे होते हैं, तो दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच जिस डायरेक्शंस में हम लोग ले जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स जनरेट होता है एंड उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को भी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे कि देखो, फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पे दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और दूसरा क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सबको समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शंस क्या है। तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शंस का मतलब होता है, जैसे मान लो यार, अगर कोई वस्तु किसी सरफेस पे रखा हुआ है, उसको अगर हम धक्का लगा रहे हैं, मतलब उसको धकेल रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पुश करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, है ना। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है ना, ये तभी हो सकता है जब उसको जितना चाहिए। जैसे कि अगर एक बड़ा सा पत्थर को हम छोटे से बच्चे को बोले कि तो इसको हिलाओ, तो उससे नहीं हिलेगा। मतलब उसको प्रॉपर वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए ताकि वो मूव कर जाए। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस ये कहता है कि अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब वो रेस्ट में ही है, तो रेस्ट पोजीशन में जब तक वस्तु है और तब तक जो भी फ्रिक्शंस का वैल्यू लग रहा है, उस फ्रिक्शंस को हम लोग कौन सा बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शंस बोलेंगे। अभी और थोड़ा डिटेल में आप लोग समझना चाहो तो देखो क्या होगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी पोजीशंस क्या है, ए पे रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, मान लो यहाँ पे फोर्स हम लोग इसका वैल्यू F1 दे दिए। F1 फोर्स से इसको हम लोग आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं। धक्का हम लोग दे जरूर रहे हैं, बट ये सरफेस और ऑब्जेक्ट के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके बीच फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि ये आगे मूव नहीं कर पा रहा है। तो जब तक वस्तु मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब तक ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा, तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शंस बोलेंगे। और अगर दो वस्तु चलना स्टार्ट कर देंगे और उनके बीच जो भी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लगेगा उसको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शंस के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, अगर वस्तु चल नहीं रहे हैं उनके बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस। अगर वो चलना स्टार्ट कर दिया तब उनके कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शंस। आगे चल के स्टैटिक फ्रिक्शंस को भी दो वैल्यू मतलब अलग अलग नामों से कैटेगराइज किया जाता है। देखो, एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए, दोनों को वन बाय वन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या होता है। जैसे मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ ही है, इसको हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई तो फोर्स का वैल्यू होगा जहाँ से ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा। इन द सेंस आप लोग ऐसे समझो कि ये यहाँ पे मान लो एक स्टोन रखा हुआ है, तो स्टोन को मैक्सिमम कितना फोर्स हम लोग लगाएं ताकि वो अपना पोजीशन चेंज करके और चलना स्टार्ट कर दे, मतलब मूव करना स्टार्ट कर दे।
तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू लगाएं ताकि उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स जिस पे कि ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब स्टैटिक कंडीशन से डायनेमिक कंडीशन में चेंज कर जाएगा, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से जस्ट जो पहले वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शंस। मैं फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं तो वो जब तक मूव नहीं करता है, मतलब उसके जस्ट थोड़ा सा, जैसे कि फोर्स लगा रहे हैं, मूव करने ही वाला है, मतलब जस्ट मूव करने ही वाला है, वहाँ तक जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस। और लिमिटिंग फ्रिक्शन से जस्ट जो छोटा वैल्यू होता है, मतलब उसके जस्ट पहले वाले वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स का, उसको बोलेंगे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शंस। अब देखिए, डायनेमिक फ्रिक्शंस को भी दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, रोलिंग फ्रिक्शंस और स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर यहाँ पे डायनेमिक फ्रिक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शंस जो ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, चल रहे हैं, उसके बीच लग रहा है, तब हम बोलेंगे क्या, डायनेमिक फ्रिक्शंस। इसमें भी रोलिंग फ्रिक्शंस, तो कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि रोल करते हैं और स्लाइड करना। अच्छा, रोल करना और स्लाइड करना में डिफरेंस क्या है? देखो, रोल करना ना, जैसे कि व्हील क्या करता है, रोल करता है, और स्लाइड करना कहने का मतलब कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन आप ले लीजिए और जैसे ऐसे देखिए, यहाँ पे हम इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं और यहाँ से गोल व्हील को, यानी गोल पहिए को अगर यहाँ से हम छोड़ देते हैं तो आप बताइए ये रोल करेगा स्लाइड करेगा? ऑब्वियसली ये रोल करेगा, घूमते घूमते नीचे आएगा, तो ये रोल करता हुआ ऐसे आएगा नीचे। तब इनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लगेगा ना, इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये रोल करता हुआ आ रहा है बट इसके कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब मान लो यहाँ पे हम लोग व्हील ना रख के यहाँ पे जस्ट सपोज कि जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स रख देते, ठीक है, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स रख देते इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रोल कर दे नीचे आता? नहीं, ये स्लाइड करता हुआ आता, मतलब ये सरफेस से रगड़ता हुआ ऐसे ऐसे आता, यहाँ पे पहुँच जाता। तो जब ये स्लाइड करता हुआ आएगा तब इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर। देखो, नॉर्मल रिएक्शंस क्या होता है ये एक अपवर्ड रिएक्शंस फोर्स है, इन द सेंस सिंपल समझना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अपवर्ड रिएक्शंस फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी अगर कहीं पे भी रखा हुआ होता है, इसको एग्जांपल्स लेके हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था ए, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इसके आपको पता है कि इधर साइड क्या लगेगा, अगर इधर साइड मूव करवा रहे हैं हम लोग तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच, मतलब यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में इधर साइड लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इसका अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका वेट जो होता है वो कहाँ लगता है? नीचे साइड लगता है। कोई भी अगर बॉडी किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो उसका खुद का जो वेट होता है वो किस डायरेक्शंस में लगता है? नीचे के डायरेक्शंस में लगता है। वो क्यों लगता है? तो आप बोलेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऊपर से नीचे को लगता है, जो कि चाहता है कि कोई भी बॉडी को हम लोग नीचे की तरफ पुश कर दें, तो जिसके कारण वेट नीचे के डायरेक्शंस में लगेगा। तो वेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में एक क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स लगता है। इसी को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स कंसिडर करेंगे। ये हमेशा बॉडी के सरफेस के अपवर्ड लगता है और परपेंडिकुलर लगता है। मतलब मान लो अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन भी लेकर चलें, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक हम लोग यही सेम ब्लॉक को यहाँ पे रख दिए, तो बताइए अगर यहाँ पे ये रखे हम लोग तो ये कहाँ जाएगा? नीचे साइड जाएगा। इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? इधर साइड लगेगा। समझ रहे हो? देखो, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये आगे साइड अगर जाना चाह रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के साइड लगेगा, और इसका भी वेट कहाँ पे लगेगा? तो बोलोगे आप इसका भी वेट नीचे साइड लगेगा। मतलब इसका भी वेट कहाँ लगेगा बताइए? ऐसे नीचे साइड लगेगा, नीचे लगेगा ना। आप देखो, कईयों को लगेगा ऐसे लगेगा, तो ये जो ऐसे सोच रहे हैं ना, बिल्कुल गलत। ठीक है, वेट हमेशा नीचे के साइड में लगता है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ही वेट एक्ट करता है। तो अब यहाँ पे बताइए नॉर्मल रिएक्शंस कैसे होगा? तो नॉर्मल रिएक्शंस का भी हमने बताया कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड डायरेक्शंस में लगता है। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? ऐसे। ठीक है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगता है जो कि बॉडी को, ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशंस में मेंटेन रखता है, एंड उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है,
अब आगे बात आती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसको कैसे देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस जो होता है वो डिफाइन किया जाता है आपका द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शंस, यानी कि अगर कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है और उसका नॉर्मल रिएक्शंस का वैल्यू कितना है, इन दोनों रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप लोग बात करो तो देखो यहाँ पे भी अगर बात करो तो मान लो इसको हम लोग क्या कंसीडर करें, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस निकालना चाहेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शंस। तो नॉर्मल रिएक्शंस ये ऊपर वाला है, तो इसी से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को डिफाइन करते हैं। इन द सेंस अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट तो होगा ही नहीं, ये यूनिटलेस होगा। समझ सकते हो, देखो यहाँ पे भी फोर्स है, ऊपर में भी फ्रिक्शनल फोर्स है और नीचे भी नॉर्मल रिएक्शंस है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शंस भी एक तरह का फोर्स होता है। ऊपर में भी फोर्स, नीचे में फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ आर अपॉन एन। डिफाइन कैसे करेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि काउजेज ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं काउजेज ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। एक्चुअली फ्रिक्शंस डेवलप्ड क्यों होते हैं ना, फ्रिक्शंस होते क्यों हैं। तो देखो अभी तो आपने समझाया था मैंने आपको एक्चुअली कि फ्रिक्शंस इसलिए होते हैं ताकि हम लोग दो सरफेस को रब करते हैं। इसका जो मेन कारण है, आप लोगों ने इतना तो पता होगा आप लोगों को कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर बना हुआ है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में कितने गैप्स होते हैं, वो कितने स्मूथली होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लो तुम लोग, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ इसका जो आउटर लुक है, मतलब इसका जो आउटर सरफेस है वह ऐसे उबड़ खाबड़ है, सिंपल समझ रहे हो, ऐसे उबड़ खाबड़ है, इसका सरफेस उबड़ खाबड़ है। तो दोनों को अगर एक दूसरे से मतलब हम लोग सटाएं और दोनों को एक दूसरे से ऐसे रब करें, घर्षण करें, मतलब आगे पीछे करें, आप लोग सोचो ये वाला इसमें आके लॉक हो जाएगा, इसमें लॉक हो जाएगा। तो ये जो इसका पार्टिकल्स है और इसका पार्टिकल्स है, दोनों एक दूसरे से लॉक हो जाता है ना। और उसको हम लोग ज़बरदस्ती ऐसे क्या करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं, मूव करवाते हैं। तो इसके कारण ही क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। आप लोग समझ सकते हो, अगर इसके कारण होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जिसमें ज़्यादा रफनेस होगा, मतलब जो ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, अगर वैसे दो ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लें और उनको अगर ऐसे ऐसे मूव करवाएं आपस में, तो उनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर दो स्मूथ सरफेस मतलब प्लेन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग लें और उन दोनों को अगर हम लोग ऐसे ऐसे रफ करवाते हैं तो उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा वो काफ़ी कम होगा। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, फ्रिक्शनल क्या होता है, ये कुछ कैटेगराइजेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ, पढ़ते रहें, तब तक के लिए बाय।